हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा नहीं आता। हमेशा डॉक्टर बोलेंगे, फैमिली डॉक्टर बोलेंगे तो एलोपैथिक रहता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर मैंने सुना है सिर्फ नाड़ी और जीभ और आंख देख के कैसे मालूम कर सकते हैं कि बीमारी कैसे है। तो वहाँ पे उसका आप चेक क्या कर सकते हो कि उसकी गति क्या है, प्रेशर कितना है। तो ब्लड प्रेशर, उंगलियों से ये सब चीजें देखने के लिए अपनी उंगलियों को वैद्य ट्रेन करता है। शरीर की बीमारी, जैसे शरीर में अकड़न जकड़न, उसके साथ में शरीर में दर्द हो रहा है, तो ये खाना पीना अगर आपने कम कर दिया, उसके साथ में थोड़ा सा जाड़ा वाला कंबल लेके आप सो गए तो उससे पसीना छूट गया, तो उसके बाद में वो ठीक हो जाता है। ड्रग्स होते हैं वो भी नेचुरल चीजों से ही बनते हैं, फूल पत्ती से ही बनते हैं, महुआ से ही दूसरे ड्रग्स बनते हैं, तो वो आपको लॉस करते हैं। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे नहीं नुकसान कर सकते? तो विष भी अगर बराबर से देते हैं तो वो अमृत जैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, और गलत तरीके से दिया तो आपका खाना भी आपके लिए विष बन सकता है। वायरल फीवर होता है, गला दर्द होता है, पेट दर्द होता है, सर दर्द हो रहा है, बॉडी दर्द हो रहा है, तो इन चारों के लिए घर पे कुछ है जो हम चीजों से रेमेडीज ले सकते हैं। दांत दर्द होता था तो सिर्फ निकालना होता था ना, उसे कैसे ठीक कर देते? आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए क्या एजुकेशन जरूरी है? गाड़ी पे बैठ के या रास्ते पे स्ट्रीट पे बैठ के कोई भी दवाइयाँ बेचते हैं, कुछ जड़ी बूटी रखते हैं आजू बाजू में और वो बहुत महंगी महंगी भी बेचते हैं। इस प्रैक्टिस की वजह से भी आयुर्वेद पे थोड़ा बिलीव कम आता है। डॉक्टर साहब, लोग बीमार पड़ते हैं तो कभी भी फर्स्ट ऑप्शन में हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसा नहीं आता। हमेशा डॉक्टर बोलेंगे, फैमिली डॉक्टर बोलेंगे तो एलोपैथिक रहता है। तो इसका क्या कारण है? क्या आयुर्वेद में छोटे जो बीमारी रहती हैं, जो सीजनल रहती हैं, उसके लिए कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर के पास जाना ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब तक उतनी मुसीबत, उतनी बड़ी उनको लगती नहीं है कि अरे मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कुछ बीमारी बड़ी है, तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते। और जाते हैं तो उनको तुरंत ठीक होना है, कल किसी को काम पे जाना है, किसी को स्कूल में जाना है। तो ऐसे में कोई भी आदमी जब डॉक्टर के पास, उसे जल्दी से कुछ ना कुछ तो चाहिए। बराबर। तो ऐसे इमेज हो गई है कि हर जगह पे अगर उसे डॉक्टर के पास जाना है तो आयुर्वेद में थोड़ा सा इलाज स्लो चलता है। ओके। ऐसे लोगों के दिमाग में बैठ गया है। ओके। तो उसके लिए लोग जब भी डॉक्टर का नाम आता है तो पहले मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी जिसे कहा जाता है, ऐसे डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं। और हालांकि ये वास्तवता नहीं है, आयुर्वेद में भी अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे सर्दी खांसी से लेके बहुत सी, जिनको NCD बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, उसमें तो आयुर्वेद बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इन्फेक्शन की वजह से होने वाले बहुत से प्रॉब्लम्स है, तो उसमें भी आयुर्वेद की दवाइयाँ अच्छा असर दिखाती है और जल्दी भी दिखाती है। लेकिन ये लोगों को इतना पता नहीं है, इसके लिए शायद वो पहला चॉइस आयुर्वेद को नहीं मानते। ओके। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ हैं, आप कह रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म सीजनल बीमारियों को भी जल्दी ठीक कर सकती हैं? हाँ, जैसे हम लोग कफ से लेके कोविड तक अगर बात करते हैं तो इसमें आयुर्वेद ने कहा है कि ये कफ की बीमारी है। बराबर। और उसका जो एरिया ऑफ एक्शन है वो नाक से लेके अपने लंग्स तक। बराबर। तो यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हो या यहाँ पे कोई भी बीमारी हो कि जहाँ पे ज़्यादा स्राव निकलते हैं या फिर वहाँ पे खांसी सर्दी हो जाती है, बुखार उसकी वजह से आता है, तो ऐसी सब चीज़ों में आयुर्वेद में प्रभावी इलाज भी है। और जो कोविड के वक्त हमने उसे सिद्ध भी किया है एविडेंस बेस से कि ऐसी सब बीमारियों में आयुर्वेद अच्छा प्रभाव दिखाता है। बराबर है। अभी मैं ये बोलूँगा कि हम सबको ये मालूम है कि एलोपैथी डॉक्टर एक MBBS होता है, डिग्री होती है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए क्या एजुकेशन ज़रूरी है? कि सरकार का कोई आपको सर्टिफिकेट आता है? क्या मान्यता आती है आपके पास? सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद के बारे में आज वहम और इतनी मिथ्स फैली हुई है कि आयुर्वेद के डॉक्टर के बारे में ये बात स्वाभाविक है किसी के मन में आना कि वहाँ पे MBBS है तो आपके पास क्या है। तो आयुर्वेद में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, उसके बाद में MD PhD तक सब सिलेबस आज पूरे भारतवर्ष में 600 से ज़्यादा इसके प्रॉपर कॉलेजेस है कि जहाँ पे ये सब पढ़ाई होती है। 5.5 साल का इसका बेसिक डिग्री कोर्स है, उसके बाद में 3 साल के लिए आप MD कर सकते हो, 3 से 5 साल में आप PhD हो सकते हो। उसके साथ में बहुत से फेलोशिप के कोर्सेज भी है और ये सब पूरे भारतवर्ष में इसका एक यूनिफॉर्म सिलेबस भी है कि जिसको लेके आज आयुर्वेद को अगर किसी को प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए एक
अलग से यंत्रणा है कि जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन होता है, आपको कॉलेजेस से और उसके बाद में यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है, लेकिन उसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है। और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एजुकेशन प्रोसेस, जैसे आप MBBS या MD जैसे जानते हो, तो वैसे यहाँ पे भी ये सब ब्रांचेस लगभग 14 अलग अलग डिग्रीज़ MD के लिए दी जाती है, जिसमें आपको पता है कि आयुर्वेद अगर कहते हैं तो सर्जरी है कि नहीं, बहुत लोगों को ऐसे लगता सही है। तो आयुर्वेद में सर्जरी के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी सर्जरी के किताब को आप खोलोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिला फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तो सुश्रुत। सुश्रुत यानी जो आयुर्वेद में सुश्रुताचार्य जिनको बताया गया है, वो फादर ऑफ सर्जरी, यानी अपने यहाँ पे सर्जरी आज नहीं पिछले 5-7 हज़ार सालों से चल रही है। आयुर्वेद की जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उस वक्त उन्होंने बताए थे, वो इंस्ट्रूमेंट्स आज भी अलग अलग तरीके से, हालांकि उस वक्त कुछ अलग से मेटल यूज़ करते होंगे, आज अलग से है, लेकिन फिर भी ये सब मेटल्स, उस वक्त तो चांदी और सोने के इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे, आज हम लोग स्टील यूज़ करते हैं। तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को लेके आप अगर देखोगे तो आयुर्वेद में अच्छी दवाइयाँ, अच्छी सर्जरीज 5000 सालों से हो रही थी। कुछ कारणों की वजह से, जैसे हमारे यहाँ पे इन्वेजन बहुत हो गया, बराबर है, 1000 साल हम लोग दूसरे के दास्यता में थे, बराबर है। तो उसकी वजह से अपने यहाँ पे ये सब प्रोग्रेस होके भी लोगों तक नहीं पहुँचा, और उसके साथ में कुछ अलग तरीके की अफवाहें भी इसके साथ में जुड़ी हुई थी, कि जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये तो अपना घर का है और ये घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी चीज़ हो गई, कि जिसकी वजह से आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स, उनकी डिग्रियाँ, ये सब पिछले 70-75 सालों से चल रहा है, तो भी लोगों को पता नहीं है। ये तो स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉलेजेस 1925 में शुरू हो गए थे। उससे पहले 1907 में, यानी लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि 125 साल पहले भी यहाँ पे आयुर्वेद की डिग्रियाँ चलती थी। उसके पहले इसे गुरुकुल पद्धति से, यानी एक कोई सिखाने वाले जो गुरु है उनके पास जाके, उनके साथ में रह के, उनकी जो भी ट्रीटमेंट पैटर्न है वो समझ के, उसके बाद में शिष्य पढ़ा करते थे। उसके बाद में उसे एजुकेशन के बाद में राजा के पास जाके, उस वक्त राजा हुआ करते थे, तो राजा के पास जाके उन्हें बताना पड़ता था कि मैं ये पढ़ा हूँ, और राजा उनको फिर उसके बाद में पेशेंट देखने के लिए अलाउ करता था। तब तक उस वक्त भी आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स को, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर कोई आयुर्वेद का ग्रेजुएट हो गया आज के ज़माने में, तो उसे प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन लगता है, तो वैसे उस वक्त भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी, और ये हमें पता ही नहीं है। बराबर। डॉक्टर, जब मैं छोटा था तब से 12th में जो स्टूडेंट्स थे, हम में से कोई भी एस्पायर नहीं कर रहा था कि हम आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेंगे, MBBS बनेंगे, ये सब सोच रहे थे। आज भी मैं मेरे लड़के को या बच्चों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हैं। इनफैक्ट ये आपसे पहली बार मालूम पड़ा है कि उसमें सर्जरी भी होती थी, और इतनी बड़ी डिग्री कोर्स है, 5.5 साल का डिग्री है। तो इसका क्या रीज़न है कि ये इतना पीछे रह गया, लोग अपने बच्चों को भी नहीं बता रही है? असल बात तो ये है कि जैसे हम लोग आयुर्वेद के बारे में या उसकी डिग्रीज़ के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सालों तक, लगभग 150 सालों तक हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का अमल था। बराबर है। और उस वक्त उन्होंने अपना शास्त्र जो है उसे आगे लाने के कोशिश में यहाँ की सब गुरुकुल परंपराएं, सिर्फ आयुर्वेद के साथ में नहीं, अपने यहाँ पे बहुत अच्छे नृत्य, नर्तन कला है, फिर अपने यहाँ पे वादन कला है, जो आज वर्ल्ड ओवर फेमस है। करेक्ट है। ये चीज़ों को भी उन्होंने दबा के यहाँ पे फिर अलग से कुछ चीज़ों को लाने की कोशिश प्रमोट किया, और उसकी वजह से यहाँ पे जो भी अच्छा है, गुरुकुल परंपरा को नष्ट किया गया। अपने यहाँ पे नालंदा, तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज़ थी कि जहाँ पे अलग अलग देशों से लोग सीखने के लिए आते थे, 10,000 विद्यार्थी एक साथ में सीख सकते थे, ऐसी सब व्यवस्था थी। लेकिन ये जानबूझ के इसे थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया गया, और उसे हम लोग अपनी स्वतंत्रता के बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसमें से बाहर आ रहे, लोगों को बताने के लिए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र है वो 1-2 दिन में नहीं, सालों में नहीं बनता, उसको बहुत सैकड़ों साल लगते हैं फिर से अपना जो भी हम लोग कहते हैं कि अपना जो गरिमा था उसे फिर से लाने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे हो गया। मैं भी जब 12th में था तब मुझे भी आयुर्वेद में, जब मैंने एडमिशन लिया था, मुझे भी पता नहीं था कि ये आयुर्वेद में अलग से कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे मैं हमारे गुरुजी से मिला, वैद्य दातार शास्त्री नासिक के जो है, तो उन्होंने
आयुर्वेद को उनके पास सीखने के लिए जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि अगर आपको आयुर्वेद करना है तो मेरे पास आओ, नहीं तो आप डिग्री लेके एलोपैथी तो कभी भी कर सकते हो। तो अगर उन्होंने मुझे उस वक्त ये फोर्स नहीं किया होता कि अगर आपको मेरे पास आना है, क्योंकि वो दवाइयाँ बहुत अच्छी बनाते थे, उनके पास पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स जो थे, पेशेंट के रिजल्ट्स अच्छे थे, तो इसके लिए उनके पास हम लोग सीखने के लिए जाते थे। जैसे कॉलेज में कोई भी लड़का हॉस्टल में रहता है तो उसको कॉलेज के अवर्स के बाद में कहीं ना कहीं तो टाइम पास के लिए, तो हम लोग टाइम पास की जगह पे वहाँ पे कुछ सीखने के लिए कि आयुर्वेद में आए तो क्या करना है, तो इसके लिए वहाँ पे तो उन्होंने ये बता दिया। तो उसकी वजह से आज हम लोग कह सकते हैं कि डिग्री होल्डर्स उस वक्त अगर 30 साल पहले की बात, 40 साल पहले की बात करेंगे तो उस वक्त अगर एक ग्रेजुएट अगर आयुर्वेद का बाहर निकलता है तो चांस ये था कि वो ज़्यादा आयुर्वेद का डिग्री लेके एलोपैथी करे। तो 100 में से 2 या 4 लड़के या लड़कियां आयुर्वेद डिग्री लेके आयुर्वेद की प्रैक्टिस करती थी। आज थोड़ा सा बाहर का माहौल बदल गया है, पूरी दुनिया को आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा पता चल गया है, तो इसके लिए जो पहले प्रोपोर्शन था तो वो अभी बदल रहा है। जैसे उस वक्त 2 या 4 लोग थे तो आज हम लोग कह सकते हैं कि शायद 15 से 20 लोगों को आयुर्वेद करने में रुचि आ गई है। वैसे ही पेशेंट्स, ये तो डिमांड सप्लाई रूल है कि लोगों को उस वक्त समझो 100 लोगों में से 2 या 4 लोगों को आयुर्वेद लेने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि कुछ लोग घर में ही घरेलू इलाज से ठीक होते थे। डॉक्टर के पास जाना उस वक्त एक तरीके की गाली होती थी, अरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाइयाँ लेते हो, ये सब चीज़ें 30, 40, 50 साल पहले अगर किसी को आप बोलते तो वो गाली लगती थी। तो इसके लिए बहुत से लोग ये घरेलू इलाज करके खुद को ठीक करते थे। तो ये समझो हम लोग 25-30% छोड़ के बाकी सब लोग तो एलोपैथी के पास जाते थे। अभी वो चेंज हो गया है और आगे चल के और चेंज भी हो जाएगा। सर इसमें एक और जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि आयुर्वेद के प्रैक्टिस बहुत सारे बाबा लोग या जो हकीम लोग हैं वो करते हैं, और वो एक गाड़ी पे बैठ के या रास्ते पे स्ट्रीट पे बैठ के कोई भी दवाइयाँ बेचते हैं, कुछ जड़ी बूटी रखते हैं आजू बाजू में, और वो बहुत महंगी महंगी भी बेचते हैं, कई एग्जीबिशंस में भी ये वो बेच देते हैं। तो इस प्रैक्टिस की वजह से भी आयुर्वेद पे थोड़ा बिलीव कम आता है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है आयुर्वेद यानी कि बाबा का कोई ये है, जेनरिक लोगों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जैसा समाज उसका प्रतिबिंब वहाँ के हर व्यवसाय पे आएगा। बराबर। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारतीयों को आज जुगाड़ फेम बोलना शुरू किया है लोगों ने, करेक्ट, यानी कुछ ना कुछ करके कैसे भी करके काम बढ़ाना है। बराबर। तो ऐसे ही जैसे कोई बीमार हो जाता है तो घरेलू नुस्खे थोड़े से ज़रा जिसको ज़्यादा आते हैं तो लोगों के पास में बैठ के अपने तरीके से देने की कोशिश जो करते हैं, जो रोड साइड हम लोग बोलते हैं, तो आपने यहाँ पे ऐसे देखा जाएगा तो हर चीज़ में ये तो काम होता ही रहता है। जैसे आप किसी गैरेज में जाओगे, कंपनी के गैरेज में, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है, इसके लिए रोड साइड गैरेजेस इतने आ गए। बराबर है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें कुछ अच्छा बाहर से कुछ लेना है तो ये मैकेनिक भी ऐसे ही, घड़ी से लेके एप्पल का वॉच रिपेयर करने वाला गली में कोई छोटा सा बच्चा है वो भी करके दिखा सकता है, और उसके कंपनी में जाओगे तो आपको हज़ारों रुपए लगते हैं। बराबर है। तो यही बात यहाँ पे भी हो गई है कि डिग्री और ये सब जो भी है, जिसको इसमें शॉर्टकट चाहिए, उन्होंने ये रोड साइड क्लिनिक्स खोल दिए, तो उनके पास जाने वाले लोगों को आयुर्वेद में कुछ है वो वहाँ पे मिल सकता है ऐसे लगा, या उनको लगा कि ये थोड़ा सा खर्चा कम है, यहाँ पे जाके देखते तो है, तो उसकी वजह से ये रोड साइड क्लिनिक्स। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन सब के ऊपर अभी कंट्रोल अच्छा आ गया है। देर आर रेगुलर प्रैक्टिसेस कि जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये सब जो भी हम लोग कह सकते हैं फेक डॉक्टर्स, जिसके पास कुछ भी बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो उनको अलग तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। दवाइयों के बारे में भी यही है कि जो भी दवाई बनती है उसमें भी GMP, RMP ये सब चीज़ें जो भी है वो अभी आ रहे हैं। ISO 9001 आ गया है। तो दवाइयाँ भी आपको रूल से ही बनानी है, रजिस्ट्रेशन करके कंपनी वही बना सकती है और वही उनको डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब रूल्स आ रहे हैं। थोड़ा सा शुरुआत में तो होगा ही, भगदड़ रहेगी, कुछ चीज़ें अनसाइंटिफिक भी आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट को भी ये सब पता चला तो उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल भी लाया है। उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ भी है, अच्छे कॉलेजेस भी है, और जैसे हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं तो एक हम लोग बोलते हैं कि ऑफ द शेल्फ
एलोपैथी में भी कोविड में बहुत सी ऑफ द शेल्फ, यानी जो दवाई कोविड के लिए थी ही नहीं, हमने जो वैक्सीन भी लिए थे तो वैक्सीन भी प्रॉपर टेस्ट करके हमारे पास नहीं आए थे, उन्होंने उसे इमरजेंसी के लिए यूज़ में लेके आपको दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर फील्ड में, आयुर्वेद में हो, होम्योपैथी में हो, एलोपैथी में हो, कुछ ना कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स है कि जहाँ पे पेशेंट्स का हित देख के कुछ ऑफ द शेल्फ का मतलब है कि जो उस दवाई, उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए पूरा टेस्ट होके, जांच होके वो दवाई नहीं आई है। तो ऐसे भी वैक्सीन, और हमने तो यहाँ पे करोड़ों को लगाया है वो, बराबर है। तो हर पैथी में ये चीज़ होती ही है। बराबर है सर। एक और चीज़ है, आयुर्वेद की तरफ जो कॉमन आदमी देखता है वो ये देखता है कि उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जबकि एलोपैथी का होता ही है, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेदिक यानी कि नेचुरल चीज़ से बना होता है इसीलिए आप बोलते हैं, लेकिन उसी से ड्रग्स भी बनता है, मरुआना बनता है, बाकी जो ड्रग्स होते हैं वो भी नेचुरल चीज़ों से ही बनते हैं, फूल पत्ती से ही बनते हैं, महुआ से ही दूसरे ड्रग्स बनते हैं। तो वो आपको लॉस करते हैं, नुकसान करते हैं, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे नहीं नुकसान कर सकती? पहली तो बात यह है कि जिसने भी ये चीज़ फैलाई कि आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये बात हमसे भी ज़्यादा पहले अपने जिन्होंने ये सब आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे हैं उनको ये बात उस वक्त भी पसंद नहीं थी। उन्होंने उस वक्त भी बोला है कि अगर किसी भी चीज़ को विष भी हो, अगर आपके पास है तो विष भी अगर बराबर से देते हैं तो वो अमृत जैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, और गलत तरीके से दिया तो आपका खाना भी आपके लिए विष बन सकता है। दूसरा उदाहरण है कि आजकल हर जगह पे शक्कर और नमक, बराबर है, ये क्या विष है? क्या नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ वाले को या फिर ब्लड प्रेशर वाले के लिए तो विष है, बराबर है। जैसे ये बात है वैसे ही दवाई भी अपने ठीक से अगर इस्तेमाल की तो आयुर्वेद की दवाई हो, एलोपैथी की दवाई हो, वो काम अच्छा करेगी। अगर गलत तरीके से, गलत हाथों से अगर दिया जाता है, कुछ लोग ऐसे है कि छोटी छोटी दवाइयाँ, जैसे पेन के लिए पेन किलर करके बहुत सी दवाइयाँ ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आयुर्वेद की हो या एलोपैथी की हो, आयुर्वेद में तो इसमें और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है। आयुर्वेद में 3 प्रकृतियाँ दी है, तो 3 प्रकृति जैसे वात पित्त कफ है, तो उसके हिसाब से दवाइयाँ भी बदलती है, यानी मुझे जो दवाई चलेगी वो शायद आपको नहीं चलेगी। तो ये सब रूल्स जो है वो आयुर्वेद में और बारीकी से दिए गए हैं, तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता आयुर्वेद की दवाइयों से, ये जो कहा जाता है वो उतना सही नहीं है। लेकिन अगर ठीक से देते हैं तो ये दवाइयाँ बहुत काम की है, और जनरली ऐसे देखा गया है कि जो भी आयुर्वेद की दवाइयाँ देते हैं उसके डोज जो है उसके 20 गुना भी अगर आपने ज़्यादा उसको दे दिया दवाई तो भी उससे कुछ गलत गलत कुछ उसके ऊपर परिणाम नहीं निकलता। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये कम साइड इफ़ेक्ट वाली है और ज़्यादा सेफ है। बराबर है। अभी आपने कुछ बोला आयुर्वेद के बेसिक फिलॉसफी और प्रिंसिपल के बारे में, वो थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए ना। वात पित्त दोष आप जो बता रहे थे, तो वो क्या चीज़ है? जैसे आप जानते हो कि आयुर्वेद अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे त्रिदोष यानी 3 दोषों को बहुत महत्व दिया गया है, और ये 3 दोषों को महत्व देने का कारण भी आप समझिए कि ये 3 दोष आपको हर चीज़ से दुनिया के उसे कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके खाने पीने का जो भी है तो उन पदार्थों को भी आप त्रिदोष के हिसाब से उसको आप क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे दूध है तो दूध है उससे कफ बढ़ता है, या फिर आपने अगर समझो कुछ चीज़ है जो ज़्यादा तीखी है तो उस चीज़ को आप पित्त बढ़ाने वाली चीज़ कह सकते हो। जैसे सवेरे से लेके रात तक जो हमारी दिनचर्या है तो सवेरे उसे कफ के साथ में जोड़ा गया है, फिर दोपहर में जैसे धूप निकलती है तो वो पित्त काल बोला गया है, उसके बाद में शाम के काल को उन्होंने वात काल बोला है। तो ऐसे उन्होंने दुनिया की हर चीज़ को, ऋतु को, अपने देश को, कहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कैसे वातावरण है, उससे भी दोषों के साथ जोड़ा है। तो उसके ब्यूटी की वजह से क्या हो गया है कि आप किसी भी रोग को कौन सी दवाई देनी है, उसे कहाँ पे रखना है, उसे कौन से देश में जाएगा तो तकलीफ़ कम होगी, ये सब चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आप सादे से बीमारी को भी, कफ का बीमारी अगर है तो उसे भी कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए दवाइयाँ क्या है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। आप
10-15 मिनट के अंदर उसका डायग्नोसिस करके उसको दवाइयाँ दे सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों को भी ट्रीट करना है तो जैसे नाड़ी परीक्षा करते हैं या फिर बाकी एग्जामिनेशन करके पेशेंट को समझते हैं कि इसको क्या हो गया है, तो उसे आपने कफ पित्त और वात के तरीके से उसे फिट किया तो आपको बीमारियों के ऊपर की दवाइयाँ भी बराबर से मिल जाती है और उसको कितने दिन देना है, कैसे देना है, ये सब चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। तो बेसिक प्रिंसिपल वात पित्त कफ से शुरू होता है। शरीर को आयुर्वेद ने 7 धातुओं में गिना है। तो 7 धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये तो सबको पता है। इसके साथ में 3 मल बोले गए हैं जो स्वेद मूत्र और मल, इन 3 तरीक़ों से जाना गया है। फिर अपने खाने पीने के अलग अलग जो पदार्थ है उनको भी उन्होंने यहाँ पे अच्छी तरीके से बताया। और एक छोटे से मज़ेदार चीज़ ये है कि हम सब चीज़ों को, जैसे ब्लैंकेट नो एक वर्ड है कि आप किसी भी चीज़ को पथ्य और अपथ्य, बराबर, तो जो चीज़ आपको अच्छी चाहिए, जिस चीज़ से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है उसे पथ्य कहा जाता है। ओके। जिस चीज़ से आपकी बीमारी बढ़ती है उसे अपथ्य कहा जाता है। ओके। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानते हो तो बीमारी जल्दी भी ठीक होती है। ओके। दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत लोगों को ये जानकर अचरज होगा कि आयुर्वेद किसी भी चीज़ को ना नहीं बोलता। अगर समझो कोई खाने पीने के साथ में, जैसे हर जगह पे हर चीज़ है, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ नशे की दवाइयाँ भी है, तो ऐसे आयुर्वेद ने, अगर मैं कहूँ कि आयुर्वेद में मांस वर्ग यानी जो मीट है, कुछ लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद को लेना है तो आप मीट मत ले लो। हाँ, तो आयुर्वेद ने कहीं पे भी मीट को बंद नहीं किया, उल्टा उसके गुणधर्म होता है। तो कैसे लेना है मांस वर्ग वो वहाँ पे बताया। दूसरी तरफ हम जिसे पूरा बोलते कि अरे ये नशे की चीज़ है तो दारू और ये सब चीज़ें बंद करो, तो उससे कैसे लेना है ये भी बताया, उसका कैसे निर्माण करना है ये भी बताया, उसके 5 टाइप बनाने के अलग अलग उससे बेस। जैसे हम लोग कहीं पे देखते हैं कि स्कॉच विस्की है तो उसको सिंगल माल्ट, डबल माल्ट, ये सब जो भी चीज़ें हैं, तो वैसे उस वक्त उन्होंने इसके भी वर्गीकरण करके रखे थे। उसके साथ में स्मोकिंग जो हम लोग कहते हैं, धूम्रपान, तो ये भी कोविड में अभी बहुत काम की चीज़ थी। और उससे धूम्रपान से हम लोगों ने बहुत बीमारियां जो है कोविड जैसे 3 दिन के अंदर उसके पॉजिटिव रिपोर्ट से उसको निगेटिव तक हम लोग लेके जा सकते थे क्योंकि धूम्रपान उसको कराते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन उसे कैसे लेना है, उसकी दवाइयाँ क्या होनी चाहिए, किसको क्या सूट होता है, ये सब चीज़ें उन्होंने इस तरीके से आपको बताई है कि अगर आप आयुर्वेद अच्छी तरीके से उसके बेसिक प्रिंसिपल जानते हो तो दुनिया की कुछ भी चीज़ आपके लिए वहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है। सिर्फ उसको कैसे लेना है, किस चीज़ के साथ लेने के बाद में उससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी, ये उन्होंने अच्छी तरीके से बताया है। तो आयुर्वेद की ये विशेषता है कि आप इसके अगर बेसिक प्रिंसिपल्स को ठीक तरीके से जानोगे तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को आप ना नहीं बोलोगे। और आयुर्वेद इतना फ्लेक्सिबल है और वो हर एक के लिए है कि बीमारियां तो एक तरफ, जिसको स्वस्थ रहना है उसके लिए भी इसमें बहुत सी चीज़ें। और एक और भी चीज़ है कि जैसे आयुर्वेद की हम लोग कहते हैं कि चमत्कारिक शास्त्र है, तो यहाँ पे किसी को एज रिवर्सिंग करना है तो एज रिवर्सिंग करने के लिए कायाकल्प बोला गया है कि जिसमें आपकी उम्र जो है वो 20-25 साल से आप कम भी करवा सकते हो अगर ये रसायन चिकित्सा करते हो तो। दूसरी तरफ इसके साथ में और भी कुछ चीज़ें ऐसी जैसी है कि जैसे हम लोग हमेशा खुद को ठीक करने के लिए, अभी इतने सब बीमारियां और चल रही है, तो साल में आपको 3 बार अगर खुद को डिटॉक्सिफाई करना है, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जगह पे आपने वर्ड तो सुना है, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वमन है, विरेचन है, उसके साथ में स्नेहपान एक बोला गया है कि जिसमें दवाई आप घी के साथ में या तेल के साथ में लेते हो, शरीर के हर सेल तक पहुँच के वहाँ से उसका जो गंदगी है, वहाँ पे जो भी टॉक्सिन्स है उसे निकाल के शरीर के बाहर निकाल सकते हैं। तो दैट वे यू रिजुविनेट योरसेल्फ और उससे बीमारियाँ भी, लंबी बीमारियाँ भी कम समय में आप ठीक कर सकते हो। तो ये प्रिंसिपल्स अगर आप देखना चाहोगे तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ये सब वर्ड्स, आयुर्वेद के जो प्रोमिनेंट फंडामेंटल्स है, तो उसमें ये वर्ड ज़रूर देखना, त्रिदोष, धातु, मल, ओज, उसके साथ में पंचकर्म, रसायन चिकित्सा, बीमारियों को कैसे पहचानना है, नाड़ी परीक्षा, उसके साथ में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स है जैसे विद्याग्नि जैसे जो पेन मैनेजमेंट में आती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप बराबर से जानते हो तो आपको लगेगा कि आयुर्वेद ये स्लो नहीं है,
इसमें भी उतने ही रिजल्ट्स है, हालांकि आपको डायग्नोसिस परफेक्ट करना है। तो बेसिक प्रिंसिपल समझोगे तो डायग्नोसिस अच्छा होगा, डायग्नोसिस अच्छा होगा तो आपकी ट्रीटमेंट अच्छी रिजल्ट होगी। अच्छा होगा। अभी आपने वेलनी ने आयुर्वेद के बीमारियां ठीक करता है ये बताया, छोटी बीमारियां हो, क्रॉनिक हो, वो भी ठीक करता है, और वेलनीनेस के लिए भी ज़रूरी है ये भी बताया आपने कि रिजुविनेट करना है खुद को, इसलिए भी आयुर्वेद ज़रूरी है। लेकिन फिर आयुर्वेद ने ओरल हेल्थ के लिए कुछ सोचा था क्या तब? मतलब टूथपेस्ट, टूथब्रश तो अब भी आए हैं, तो फिर तब लोग कैसे, खासकर मैं वो बोल रहा हूँ, चलो दातून करते थे वो सुना है, लेकिन दांत दर्द होता था तो सिर्फ निकालना होता था ना, उसे कैसे ठीक करते थे? बेसिक हम लोग अगर देखते हैं तो दिनचर्या में उन्होंने दंत धावन यानी दांतों को कैसे क्लीन करना है उसके लिए कौन सी दवाइयाँ, लगभग 23 दवाइयाँ वहाँ पे दी है कि जिसका आप चूर्ण बना के आप लगा सकते हो। उसके साथ में उन्होंने सिर्फ दांतों के लिए नहीं तो ओरल हाइजीन के लिए भी उन्होंने गंडुश और कवल बोला है कि जिसमें आप जो भी दवाई हैं उसको थोड़ा काढ़े जैसा बना के आप मुंह में रख के उसे गरारे करो। उसके साथ में उन्होंने उसी के साथ में जोड़ के उन्होंने ये भी कहा है कि ये चीज़ों को आपको अगर मुंह में जैसे छाले आ जाते हैं, दूसरा कुछ है, तो उस वक्त क्या करना है, दांतों में दर्द है तो वहाँ पे हम सबको तो लौंग तो मालूम है, हाँ। लेकिन लौंग के साथ में उन्होंने गुड़ का भी प्रयोग बताया कि गुड़ को गर्म करके अगर ऐसे दांत कोई दर्द कर रहा है तो वहाँ पे कैसे लगाया जाए। उसके साथ में एक वेदन चिकित्सा है कि जो दांतों पे नहीं की जाती, दांतों के गम्स पे की जाती है कि कहीं पे दर्द है तो वहाँ पे आप पंक्चर करो तो उससे दवाइयाँ जो भी आपको देनी है वो कम ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ में आप जल्दी से उसके दांतों का दर्द भी ठीक कर सकते हो। कैरीज या दूसरे जो भी दांतों के प्रॉब्लम्स है उससे ठीक करने का। और एक और मज़ेदार बात यह है कि एक भी दवाई ना दे के, एक भी इंजेक्शन ना दे के भी दांतों को निकालने की एक अलग से उन्होंने, जिसे हम कहते हैं कि विधि बताई है, तो उसे कहते हैं शूल रहित दंतोत्पाटन। और इसमें भारतवर्ष में लगभग 10 से 12 डॉक्टर्स आज भी ऐसे मौजूद है कि जो जालंधर बंद लगा के उसके बाद में आपके दांतों को जैसे मुंह से चना निकाला वैसे आपके दांत निकाल के आपके हाथों में दे सकते हैं और विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी इंजेक्शन से। कैंसर के पेशेंट्स में हमने उनको बुलाया था डॉक्टर को कि जिन्होंने ऐसे आपके दांत निकाल के पेशेंट के 3-3, 4-4 दांत ऐसे सिर्फ झटका कहीं पे यहाँ पे दबा के उसके साथ में थोड़ा सा एक एंगल गर्दन को दे के वहाँ से दांत निकाले हैं। तो मुंह का हम लोग अगर ओरल हाइजीन की बात करते हैं तो ओरल हाइजीन से लेके वहाँ की बीमारियों तक। उसके साथ में और एक चीज़ है कि जो मुंह का और उसके साथ में कान, नाक, आँखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो है नस्य यानी नेज़ल ड्रॉप्स, जो पंचकर्म का भी एक पार्ट है कि आप नाक में अगर दवाई डालते हो तो उससे आपके बालों के लिए, आपके ब्रेन के लिए, अभी आजकल अल्जाइमर और ये केसेस बहुत बढ़ने लगी है कि जहाँ पे लोगों की स्मृति कम हो जाती है, तो वहाँ पे भी ये नस से बहुत काम की चीज़ है। उसके साथ में आपके श्रवण यानी सुनने की ताकत जब कम होती है तो भी उसका फ़ायदा है। आँखों की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है तब भी उसका फ़ायदा है। आँखों के भी प्रॉब्लम्स के लिए दवाइयाँ, और उसके साथ में हम लोग मैक्युलर डिजनरेशन एक बात समझते हैं या फिर रेटिनल डिटैचमेंट जैसी चीज़ें हमने सुनी हैं जो आँखों के साथ में जुड़ी है, तो वहाँ पे भी कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि जो आप आँखों में भी डाल सकते हो तो उससे आँखों के अंदर के प्रॉब्लम्स तक आप फ़र्क ला सकते हो। उसके साथ में तर्पण यानी आँखों के लिए एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है, तो वो ट्रीटमेंट्स अगर आप करते हो तो आँखों की बीमारियों के लिए भी कुछ अच्छी सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके साथ में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसे गर्दन के ऊपर जो भी चीज़ है उसे ऊर्ध्व जत्रुगत चिकित्सा बोला है यानी शालाक्य, कि जहाँ पे आप छोटी छोटी नलिका यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ट्यूब्स, और छोटी सी लंबी सी शलाका यानी तारों से, वायर्स से हम लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने शालाक्य बोला था। तो ये भी इतना एडवांस था कि कान में, नाक में, गले में अगर कुछ बीमारी है तो उसे ठीक करना है तो कैसे करना है। ये सब चीज़ें हम लोग जैसे डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि उस वक्त जो भी एडवांस था उसे बीच में शायद हम लोग भूल गए हैं। तो इसके लिए जैसे दांतों का आरोग्य रखना हो या फिर बार बार होने वाली खांसी सर्दी को रोकना हो तो नेज़ल ड्रॉप्स हो, या फिर आँखों की रोशनी ठीक करने के लिए कुछ आँखों में अंजन लगाना हो, ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग थोड़ा सा अपने दिनचर्या यानी डेली रूटीन में अगर लाते हैं तो ये बहुत सी बीमारियां हम लोग दूर भी रख सकते हैं। आयुर्वेद और योगा का क्या रिलेशन है मतलब इसमें,
और आप लोग एलोपैथी को कितना यूज़ करते हैं प्रैक्टिस में, आयुर्वेद को एलोपैथी का कितना ज़रूरत पड़ता है? योग और आयुर्वेद इन दोनों को हम लोग जुड़वा भाई बोल सकते हैं। ओके। क्योंकि एक तरफ आयुर्वेद में उल्लेख है कि जहाँ जहाँ पे भी शारीरिक बीमारियाँ हैं तो उन शारीरिक बीमारियों के आप आयुर्वेद यूज़ करो, मन की बीमारियों के लिए आप योग को यूज़ करो। तो वैसे बोला जाएगा तो ये सगे भाइयों का रिश्ता है। और अगर ऐसे देखा जाए, मज़े की बात यह है कि भारतवर्ष में योग और आयुर्वेद साथ साथ में पड़े हुए हैं। मन को कंट्रोल करने के लिए, समाधि अवस्था तक जाने के लिए योग का यूज़ तो हुआ करता था। उसके साथ में हर जगह पे आयुर्वेद, जैसे हम लोग थोड़ा पीछे 4-5 हज़ार साल पीछे जाएंगे तो उस वक्त तो लोगों को अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या सब पता थी। वो तो अपने समाज का, कल्चर का एक अंग हुआ करता था। जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी अगर जनवरी महीना में संक्रांति के बाद में, और उस वक्त जैसे भी हम लोग तिल के लड्डू खाते हैं, बराबर है, या फिर गुड़ की जो रोटी बनती है, हाँ, गुड़ में, तो ये सब चीज़ें जो है वो बाहर की ठंड से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आयुर्वेद के शास्त्र के माध्यम से ही उस वक्त आया करता था। उसके साथ में हम लोग जो भी अपने त्यौहार लेते, हर त्यौहार के साथ में उन्होंने अपने आयुर्वेद को जोड़ा हुआ था। तो हम लोग कह सकते हैं कि सालों तक या सदियों तक आयुर्वेद अपने समाज का एक अभिन्न अंग बन के ही आया था, और उसकी वजह से हम लोगों की ओवरऑल हेल्थ अच्छी ही रहती थी। बराबर। तो फिर अच्छी हेल्थ है, फिर ये मानसिक बीमारियां कहाँ से आती थी? तो आयुर्वेद में कहा गया है कि मन को, जो भी मन में विचार आते हैं तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। बराबर। तो ये अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे मानसिक बीमारी आ जाएंगी। और अगर आपको दूसरे किसी के कल्याण के लिए कुछ करना है, या फिर जैसे हम लोग मोबाइल पे देखते हैं आजकल, या इंटरनेट देखते हैं कि जब आप इंटरनेट चलाते हो तो आपके रेगुलर जो भी चीज़ें हैं उनको आप नहीं देख पाते। तो वैसे ही आप अगर खुद को परमात्मा से कनेक्ट करना है, पूरे विश्व का ज्ञान आपको लेना है, तो उसके लिए समाधि अवस्था, टेलीपैथी हम लोग जैसे बोलते हैं, या फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना के बाद में हम वहाँ पे ईश्वर के पास से संदेश आता है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन के बाद में आप जैसे भी जो भी संदेश आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन लेके आता है। बराबर। ये सब चीज़ें आज प्रूव हो चुकी है कि बहुत से जो भी वैज्ञानिक शोध भी है तो उनको भी कहीं ना कहीं तो आप डीप ट्रांस में चले जाते हैं, या फिर मेडिटेशन, जो भी साइंटिस्ट है वो भी किसी सब्जेक्ट के ऊपर इतना फोकस करते हैं तो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये तो एक समाधि अवस्था जैसे ही हो गया। तो ये मन को अगर आपको शांत करना है तो योग, और शरीर को ठीक करना है तो आयुर्वेद, ये बहुत सालों से सबको पता है। उसी को थोड़ा आगे लेके जाके आज हम लोग देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, तो इसमें योग और उसके साथ में आयुर्वेद, ये दोनों को भी उतना ही प्रोत्साहन मिलता है। और योग तो अभी पूरे विश्व में फैल चुका है, लगभग 175 देशों में वहाँ पे योगा डे भी मनाया जाता है। आयुर्वेदा डे जो है वो हर धन्वंतरी जयंती के साथ में होता है। और आयुर्वेद और योग अभी पूरी दुनिया में जा रहा है, तो वहाँ पे उसे कहीं पे कोई योगा बोलता है, करेक्ट, और अपने यहाँ पे आयुर्वेदा बोलते हैं, करेक्ट, जो कि हालांकि योग और आयुर्वेद ऐसे होना चाहिए, लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रूढ़ी की वजह से तो लोगों को आखिर में नाम में क्या रखा है, नाम अगर आप कुछ भी लो, आखिर आपको करना अगर शरीर के साथ कुछ करना है तो आयुर्वेद में आ जाओ, मन के साथ कुछ करना है तो योग करना। लेकिन योग तो जो एक कंसेप्शन है कि वो एक्सरसाइज का फॉर्म है, आप मन की बात बार बार कर रहे हैं योग के साथ, मेडिटेशन तो वन ऑफ द पार्ट है योग का, तो एक्सरसाइज किधर गया है आयुर्वेद में? पहली बात तो ये है कि आयुर्वेद दिनचर्या में अपने जो भी व्यायाम है तो ये सब व्यायाम बताता है, और उसमें योग को कहीं पे भी उन्होंने व्यायाम का एक तरीका नहीं बताया है। योग भी जो ओरिजिनल योग है तो वहाँ पे भी अष्टांग योग, और उसमें से फिर तीसरे नंबर पे सिर्फ आसन है। बाकी पहले तो समाज आचरण, खुद के लिए जो आचरण है वो यम और नियम आ गए। उसके बाद में प्राणायाम यानी कंट्रोल ऑन योर ब्रीथ। उसके बाद में आपको खुद को कॉन्सेंट्रेट करते आपको समाधि तक जाना है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये अष्टांग योग हम लोग अभी उसको सिर्फ एक्सरसाइज और उसके एक अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन ये तो अप्लाइड योग का एक
अंग हो गया। ओके। वैसे आयुर्वेद में जैसे हम लोग देखते हैं तो आयुर्वेद में एक्सरसाइज यानी जो व्यायाम बताए हैं तो उसमें से एक अंग योग के आसन हम लोग ले सकते हैं अच्छा। और उसके साथ में प्राणायाम। तो असल में योग का मतलब आसन या उतना ही हम लोग लेते हैं, वो थोड़ा सा उसको हम लोग छोटा कर रहे हैं। वैसे ही आयुर्वेद का भी है कि आयुर्वेद कहेंगे तो उसमें सिर्फ कोई बोलता है कि आयुर्वेद तो नाड़ी परीक्षा आयुर्वेद है तो वहाँ पे सिर्फ आपको पथ्य है, तो ये भी उसको थोड़ा छोटा करना है। करेक्ट। आपने नाड़ी परीक्षा की बात की तो एलोपैथी में तो खून टेस्ट करते हैं, स्टूल, यूरिन, और उससे फिर डॉक्टर एनालिसिस करता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर मैंने सुना है सिर्फ नाड़ी और जीभ और आँख देख के कैसे मालूम कर सकते हैं कि बीमारी कैसे है, क्योंकि फिजिकली सिर्फ वो टच कर रहे हैं, उससे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं कैसे बीमार हूँ, क्या हुआ है मुझे। सच में बात तो ये है कि ये जैसे शरीर के अलग अलग तरीके से हम लोग कह सकते हैं परीक्षण के जो साधन है, तो उसमें एक है कि उत्सृष्ट यानी शरीर से जो फेंका जाता है, तो इसमें यूरिन टेस्ट है या फिर स्टूल टेस्ट है या फिर जो हम लोग स्पूटम है उसकी टेस्ट करते हैं। तो ये सब टेस्ट है जो शरीर से बाहर निकलता है। उसके साथ में शरीर में क्या चल रहा है तो उसके लिए जो चीज़ तपास करते हैं, जो उसे चेक करते हैं, तो उसमें खून का तपास तो एक हो गया, उसके साथ में एक्सरे भी निकालते हैं, उसके साथ में सोनोग्राफी भी करते हैं आजकल, MRI से लेके CT स्कैन से लेके, और लगभग 3,500 टाइप की टेस्ट आज यहाँ पे चल रही है। तो ऐसे में ये सब टेस्ट जब भी आप करते हो तो स्वाभाविक है कि अरे इस तरफ तो ये सब टेस्ट होती है और फिर आयुर्वेद में आप बोलते हो कि सिर्फ नाड़ी से या ऐसे कैसे पता करोगे। तो पहली बात ये है कि हम लोग जिन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि ये बीमारी है क्या, और ये बीमारी का अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए आपको शरीर में जो भी हलचल हो रही है, जो भी वहाँ पे बिगड़ा हुआ है, उसे कुछ ना कुछ तो चीज़ है कि जिससे आप पहचान सकते हो। तो पहचानने के कुछ पैरामीटर्स जो है वो ये नाड़ी से हम लोग जान सकते हैं कि अंदर शरीर में क्या हो रहा है। जैसे नाड़ी अगर समझो आपकी गति तेज़ हो गई है तो गति तेज़ होने का कारण क्या हो सकता है कि नाड़ी का मतलब है कि आपका हृदय जो है वो वहाँ से खून पूरे शरीर को पहुँचा रहा है और पूरे शरीर से खून फिर से वहाँ से अपने शुद्ध होके लंग से या फिर अपने लीवर से शुद्ध होके फिर से उसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसमें पोषण भी आ रहा है, उसमें गलत चीज़ें जो उसे फेंकने के लिए किडनीज़ की तरफ भी लेके जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करने का साधन है अपना रक्त, और ये रक्त जैसे हमारे शरीर में घूमता है तो वो आर्टरीज़ यानी जो धमनी है तो उससे शरीर में अलग अलग जगह पे जाता है, और ये धमनी शरीर में कुछ जगहों पे वो स्किन से एकदम नज़दीक है। जैसे अंगूठे के नीचे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हाथ लगाओगे तो आपको वहाँ पे हम जिसे पल्स कहते हैं उसे आयुर्वेद में नाड़ी बोलते हैं। तो ये नाड़ी जो है उसकी आपको वहाँ पे स्पंदन समझेगी। तो और ये स्पंदन किस चीज़ का है कि वहाँ पे पूरा फ्लो चल रहा है और वो फ्लो में शरीर जो भी चीज़ें अच्छी बुरी जो भी चीज़ें है वो उसे एक ही साथ में लेके घूम रहा है। तो वहाँ पे उसका आप चेक क्या कर सकते हो कि उसकी गति क्या है, उसमें प्रेशर कितना है, उसके साथ में अंदर अगर आप जानते हो कि अगर थोड़ा सा उसमें घनता यानी डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका बल भी अलग से आपको पहचानने को आता है। जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर में देखते हैं तो ब्लड प्रेशर जैसे ही यहाँ पे आप उंगलियों से ये सब चीज़ें देखने के लिए अपनी उंगलियों को वैद्य ट्रेन करता है। तो उससे जब भी नाड़ी परीक्षण करते हैं तो वहाँ पे वात यानी गति ज़्यादा बढ़ गई है क्या, या फिर उसमें उष्णता है तो पित्त बढ़ गया है क्या, या उसमें अगर समझो धीमापन है तो वो धीमापन है वो कफ की वजह से का। तो इसे कोरिलेट करने के लिए आप वात पित्त कफ को जोड़ सकते हो, और उसमें अगर समझो कुछ चीज़ें जो शरीर को अच्छी नहीं है वो चीज़ें वहाँ पे है तो उससे उसकी हेवीनेस जो है उसे बल उसको हम लोग जो कहते हैं वो हम देख सकते हो। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि इसे कौन सी प्रकार की बीमारी हो सकती है। और ये बीमारी का आपने एक बार जान लिया तो उसके ऊपर आयुर्वेद रुकता नहीं है। नाड़ी परीक्षा ये अष्टविध परीक्षाओं में से एक है। तो इसमें पहले नाड़ी आती है, उसके बाद में मल और मूत्र। मल कैसे है, मूत्र कैसे है, उसके बाद में आती है जिह्वा परीक्षा। लेकिन ये विजुअल मल मूत्र देखते हैं कि हम कुछ लैब में टेस्ट करते हैं उसके? जैसे
इसमें टेस्ट जो बताए गए हैं, जैसे मूत्र परीक्षा से आप मधुमेह तक सब चीज़ें देख सकते हो। मूत्र अगर आपने डाल दिया किसी पेड़ के टहनी के ऊपर और उसे बाहर छोड़ दिया और वहाँ पे अगर समझो चींटियाँ आने लगी, तो वो भी एक शुगर की टेस्ट हो गई। तो ऐसी बहुत सी टेस्ट उस वक्त उन्होंने बताई है। फिर एक दूसरा है जल बिंदु, जैसे हम लोग मूत्र है वो अगर आपने समझो किसी तेल बिंदु के ऊपर, यानी मूत्र कलेक्ट किया है और उसके ऊपर एक तेल का बिंदु छोड़ दिया, तो उसका मूवमेंट कैसे होता है उसके ऊपर भी परीक्षण हमने और उसके ऊपर BHU में काम भी चल रहा है कि ये पुराने ज़माने में जो मूत्र परीक्षण लिखा था वो सच में कितना सही है। तो ये भी चीज़ें चल रही है, क्योंकि हर चीज़ जो भी ग्रंथों में लिखी थी या फिर हम लोग जिसे किंवदंती, यानी हम लोग बोलते हैं कि कोई सुनी हुई बातें हैं, तो ये सुनी हुई बातें कितनी है और उसमें सच कितना है, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था होती है जिसे रिसर्च कहते हैं, संशोधन। तो ये संशोधन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आज भी चल रहा है कि ग्रंथों में लिखा हुआ, सुना हुआ और सच, ये तीनों को जोड़ना है। तो हमें लिखा हुआ उस वक्त 2500 साल पहले, 3000 साल पहले लिखा हुआ आज भी वही सच है क्या, कहीं ना कहीं तो उसे ढूंढना पड़ेगा। और हमारी सरकार भी आज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की तरफ जा रही है, तो उससे हम लोग एक तरफ ये सब परीक्षण सच में ये कुछ दिखाते हैं क्या, जैसे नाड़ी परीक्षण के ऊपर सब चीज़ें पहचान सकते हैं क्या, इसके लिए नाड़ी परीक्षण के यंत्र भी आए हैं। जैसे ECG है, ECG तो हम लोग मानते हैं, करेक्ट। ECG क्या है, यहाँ पे भी तो आप तो धड़कन कैसे चल रही है उसी के ऊपर सब आप ग्राफ बनाते हो, तो वैसे नाड़ी का भी ग्राफ आता है कि जिसमें आप पता कर सकते हो कि इसमें आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ उसके बल कैसे है। तो दीज थिंग्स आर बीइंग वैलिडेटेड। ये सब चीज़ें जो है उसे सिर्फ मिथ या फेक बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको परीक्षण भी आज चल रहा है। और जैसे हम लोग नाड़ी मूत्र मलम जिह्वा, उसके बाद में आता है स्पर्श। कैसे स्पर्श है, अगर कहीं पे यहाँ पे चोट लगी है तो हाथ लगाने के बाद वहाँ पे दर्द हो रहा है क्या, उसके साथ में उसका टेढ़ापन है क्या, कभी अगर समझो हड्डी टूट गई तो वो सीधा नहीं चल पाएगा, तो देखते वक्त उसका चलन कैसे है, अगर कोई टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है तो शायद इसके कमर में प्रॉब्लम है क्या। तो ये सब चीज़ों को अष्टविध परीक्षा है, फिर उसके बाद में त्रयोदश परीक्षा है, यानी 13 टाइप की परीक्षण है, फिर स्रोतस परीक्षण है। तो आयुर्वेद की निदान की खुद की एक अलग से पहचान है, वो सिर्फ नाड़ी परीक्षण के ऊपर अवलंबन नहीं है। ज़्यादातर ये सुनने में आता है कि आयुर्वेद को यूज़ करते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए या एनहांस करने के लिए, सबसे ज़्यादा उसी में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं आयुर्वेदिक की। और कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ जो सबको मालूम है, जैसे कि अश्वगंधा है, या जो हिमालय में कुछ क्या उसको क्या बोलते हैं, वो कोई पदार्थ धातु मिलता है, शिलाजीत। ये सारी चीज़ों के बारे में लोगों को बहुत उत्सुकता है कि ये क्या है, कि एक शिलाजीत बोलते हैं आयुर्वेदिक वायग्रा है करके। तो ये सब सही बातें हैं और खुद से इंटरनेट पे देख के लोग मेडिसिन लेते हैं, जनरली तो खुद ही लेते हैं ये, इसके लिए तो किसी डॉक्टर के पास जाते भी नहीं हैं। तो ये क्या ये सही है और कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आयुर्वेद या कोई भी ज्ञान का जो भी हम लोग कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस है, तो ये कामधेनु जैसे भी है या कल्पवृक्ष जैसे भी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक हाथी जैसा भी है। और बहुत से अंधे लोग आजू बाजू में घूम रहे हैं, उनको हाथी का हर चेहरा जो भी है, हर उसका शेप है वो अलग अलग लगेगा, और हर एक की अपेक्षा भी वहाँ पे अलग अलग रहेगी। अगर कल्पवृक्ष है तो कल्पवृक्ष से तो आप कुछ भी मांगो, अगर आप बोलोगे कि मुझे इसमें से कुछ वाजीकरण दवाएं, जिसको सेक्स मेडिसिन बोलते हैं, तो वाजीकरण दवाइयाँ मुझे चाहिए कि जिससे मुझे थोड़ी सी पावर अच्छी आ जाए, तो किसी को उसकी ज़रूरत है। कोई बोलता है कि इससे मेरी पूरी शरीर की काया ठीक करनी है, तो उसके लिए किसी को चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो डिमांड सप्लाई के तरीके से आयुर्वेद में हम लोग कह सकते हैं इसमें 8 अंग बोले गए हैं, काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्यदंष्ट्रा जरा वृषान, यानी ये 8 उसके ब्रांचेस है। ये ब्रांचेस में अगर आप जाओगे तो हर व्यक्ति के लिए बचपन से लेके बुढ़ापे तक इसमें दवाइयाँ हैं। और ये दवाइयाँ अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए, वो तो मार्केट डिमांड हम लोग कह सकते हैं कि लोगों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा लगती है और उसके लिए
उसका प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को उसमें से ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपनियों की एक स्ट्रैटेजी होती है कि जो ज़्यादा बिकता है उसके लिए उनका सर्वे जो बताता है उससे ही वो प्रमोट करते लेकिन जाते ये हैं। वर्क करते हैं, मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि सेक्सुअल एनहेंसमेंट में भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ वो वर्क करती ही हैं? इट इज़ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, अच्छा। इट इज़ नॉट द ओनली आयुर्वेद। और उसके साथ में और एक जो हर चीज़ में जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसमें भी एक राइडर रहता है हाँ, कि ये चीज़ है तो ये काम करेगी। बराबर है। वैसे ही ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही दिया है कि इसे आयुर्वेद में वाजीकरण द्रव्य इसलिए बताएंगे कि अच्छी संतति हो, और संतति अच्छी होने के लिए उन्होंने दवाइयों का इस्तेमाल उन्होंने पहली जगह पे बताया। बराबर है। और उसी के साथ में उन्होंने बताया कि उसका एक भाग क्या है कि किसी को अगर समझो मानसिक कमज़ोरी है या फिर किसी को मानसिक तरीके से उसमें एक डिप्रेशन आ जाता है, बराबर। तो इसके साथ में अलग अलग से बीमारियाँ जैसे हो जाती है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, बराबर। फिर उसके साथ में जितना चाहिए उतना शुक्र नहीं आ रहा है, या फिर उसके शुक्र के जो शुक्राणु है वो उतने नहीं है। बराबर। इन सब चीज़ों के लिए आयुर्वेद में डेफिनेटली अच्छी दवाइयाँ हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही अंग कि इससे मुझे सेक्सुअल पावर बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा, अतिरेक यानी ज़्यादा उसका इस्तेमाल करने की वजह से शायद ये दवाइयाँ ज़्यादा लेने की वजह से उसको नुकसान भी हो सकता है और परमानेंटली डिसेबिलिटी भी आ सकती है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें जो भी है वो डॉक्टर को पूछे बगैर, ओवर द काउंटर जिसे कहते हैं कि किसी भी दुकान में चले गए और वहाँ पे मांग लिया, उसने दे दिया, तो ये अगर होता है तो शायद आपको दुष्परिणाम मिलेंगे। अगर डॉक्टर ने आपको बताया कि किसी चीज़ को लेना है तो सबसे पहले आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा वृक्ष यानी वाजीकरण के लिए आयुर्वेद में किसको नाम दिया है या कुछ दवाई बताइए, तो है मनोभावन स्त्री, यानी जिस स्त्री यानी जिसकी भी पत्नी हो, तो उसी के साथ में उसे ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा काम करेगी। तो इसके लिए दवाइयाँ बाद में आती है, पहले आपका मन उस चीज़ में हो, उसके बाद में ही आपको ये सब चीज़ों का आनंद भी मिलेगा। तो इसके लिए एक ही चीज़ को लेके अगर लोग उसके पीछे दौड़ते हैं तो शायद उतना काम नहीं करेगा, वो गलत भी है। डॉक्टर जी, अभी हम ये समझना चाहेंगे कि अपनी दिनचर्या कैसे हो, और कोई एक आयुर्वेदिक चूरन चाटन या कुछ ऐसे है जिससे कि जनरल वेलनेस रहे हमेशा, और घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सेवन करके हम छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि सर्दी, हम 3-4 बीमारियों की बात कर लेते हैं जो कि जनरली होता ही है। वायरल फीवर होता है, गला दर्द होता है, दूसरा पेट दर्द होता है, और लोगों को सर दर्द हो रहा है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन से बॉडी दर्द हो रहा है। तो इन चारों के लिए घर पे कुछ है जो हम चीज़ों से रेमेडीज़ ले सकते हैं, इनके बारे में बताइए थोड़ा। हम लोग पार्ट बाय पार्ट जाते हैं। बराबर। जैसे दिनचर्या कहा, बराबर। तो आजकल कल ही मैंने सुना कहीं पे, मुंबई नेवर स्लीप्स। करेक्ट। मुंबई में कोई भी आदमी या कोई ना कोई तो जागता रहता है। करेक्ट है। तो हर एक को अगर मैं कहूँ कि सूर्योदय से पहले जागना है, नहीं पॉसिबल, क्योंकि कोई रात भर जाग के काम करता है, उसको सूर्योदय से पहले जागना तो मुमकिन ही नहीं है। अलग अलग काम करते हैं, उसके साथ में हर एक के व्यवसाय के हिसाब से भी उनकी दिनचर्या अलग रहेगी। तो ये दिनचर्या जो चीज़ है, यानी कब आप काम पे जाओगे, कैसे करोगे, तो इसमें कुछ छोटी सी चीज़ें जो हर एक को सूट हो सकती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपका रेगुलर शेड्यूल आपको तैयार करना है तो कोशिश ये करनी है कि 6 से 7 घंटे मुझे नींद ठीक से आनी चाहिए। दूसरा है कि जब भी आप जागोगे तो थोड़ा सा गर्म पानी आपको उठने के बाद में लें। हम लोग ऐसे समझते हैं कि 70-80% लोग जो है वो रात को सोते हैं, 15-20% लोग जो है वो रात को जागते हैं। तो 70-80% की पहले बात करते हैं कि जिनको सवेरे उठने के बाद थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, कि जिससे उनके पहले वाला खाना हजम हो गया कि नहीं वो देखना है, उसके बाद में आप आगे का काम चालू करो, तो आपको एसिडिटी से लेके बहुत सी बीमारियां अपने आप दूर रहती है। उसके साथ में थोड़ा सा या तो आप शहद डालो या फिर थोड़ा सा नींबू डालो या फिर कोकम डालो, तो जिसका वज़न ज़्यादा है उसको कम करने के लिए मदद हो जाएगी। उसके शरीर में जो भी चीज़ें जम जाती है उसे डिटॉक्सिफाई करना आसान हो जाता है। खाने के बाद में थोड़ा सा अगर आप गर्म पानी पीना शुरू करते हो तो जो भी खाते हो हजम हो जाता है, बीमारियां दूर रहती है।
खाना जो भी आप खाते हो तो खाने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना है, स्नान पहले कर लेना है, उसके बाद में आप खाना जो भी खाना है खाओ, तो उससे सर्कुलेशन भी ठीक रहता है और बहुत सी बीमारियां भी दूर रहती है। ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं है, लोग जल्दी जल्दी में पहले उठ के पहले खा लेते हैं, उसके बाद में स्नान करके निकल पड़ते हैं। तो उससे खाने के वक्त जो भी डाइजेशन के लिए वहाँ पे सर्कुलेशन चाहिए, तो वो सर्कुलेशन चला जाता है आपके स्नान के बाद में आपके स्किन की तरफ, और उसकी वजह से डाइजेशन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो उससे बीमारियां आ सकती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने दिनचर्या में होनी चाहिए। तो पॉइंट के वजह अगर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे तो दंत धावन से लेके कर्णपुरण यानी कान में 4-5 बूंदे ऑयल हफ्ते में 1 बार डालना है, नाक में 3-4 बूंदे ऑयल, अगर आप ऑयल नहीं डाल सकते हो तो एक सिंपल सी चीज़ बाहर जाते जाते कर सकते हो, जो बहुत से कोरोना के पेशेंट्स को हमने बताया था कि बाहर जाते वक्त अपने नाक के अंदर थोड़ा सा घी लगा के जाओ, तो बाहर से आने वाली पोल्यूशन या फिर दूसरी जो भी जर्म्स है वो अंदर आने से थोड़ा सा उनको रुकावट होगी। फिर आँखों में आप थोड़ा सा 1 बूंद घी का डालोगे तो उससे आँखों की रोशनी भी ठीक रहेगी। आजकल सोशल मीडिया है या फिर इतना कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से लेके कितनी चीज़ें चलती है, उनसे आप थोड़ा सा आराम पाओगे, आँखों के ऊपर आने वाला स्ट्रेन कम हो जाएगा। या फिर अगर ज़रूरत है तो उसके साथ में आँखों के ऊपर आप थोड़ा सा या तो खीरा या फिर आप दूध की पट्टी रख सकते हो कि जिससे आँखों की रोशनी जो है वो अच्छी रहेगी। और उसके साथ में हम लोगों ने अगर समझो बालों में तेल लगाना जो है वो थोड़ा सा शुरू किया तो उससे बालों का झड़ना और ये बाकी सब चीज़ें भी ठीक रहती है। बालों के लिए या फिर मस्तिष्क को शांत रखने के लिए पैरों में थोड़ा सा तेल लगाना, तो वो भी आपको अच्छा है। जब भी खाते हैं तो उसके बाद में गर्म पानी तो हमने बोल दिया, लेकिन किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बाकी की कुछ बीमारी है, तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा कंट्रोल, जितना आपको ज़रूरत है उससे थोड़ा सा कम खाओगे। तो ये हो गया भोजन विधि कि जहाँ पे आपको खाने के वक्त थोड़ा सा कम खाना है। और टीवी या दूसरा जो भी चीज़ है उन सब चीज़ों को थोड़ा दूर रखना है। और एक चीज़ आजकल दिनचर्या में आ गई है वो है सोशल मीडिया एंड स्क्रीन टाइम। तो ये स्क्रीन टाइम जैसे आपको कम करना है तो उसके लिए जहाँ तक हो सकता है हमने ये लॉकडाउन के पीरियड में वर्क फ्रॉम होम वालों को भी बताया था कि आप मोबाइल से आपके काम मत करो। उसकी जगह पे मोबाइल को कास्ट स्क्रीन करके आपके टीवी पे लेके आओ और उसके बाद में 6-7 फुट दूर से उसे देखो और उसके ऊपर काम करो। तो जिनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम है उनको कोशिश करनी है कि हम लोग थोड़ा सा ये सब चीज़ें फॉलो करें। रात की नींद जो है तो उसके लिए 1-2 घंटा पहले आपको खाना खाना चाहिए सोने से पहले। और रात को थोड़ा खाना कम ही खाओगे तो अच्छा है। मेडिटेशन या दूसरा जो भी आपको भगवान की प्रार्थना करनी है या जो भी है तो उसके लिए 5-10 मिनट रखो। सोशल मीडिया टाइम जो भी है आपका वो भी जितना कम होता है। सोशल मीडिया में तो आप जितनी भी चीज़ें जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म अलग अलग तरीके से आपके ऊपर अलग अलग से ज्ञान बांटते रहते हैं। तो ये ज्ञान बांटने वाली जो भी चीज़ें हैं उसमें से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वो तो आपके खुद के जिम्मेदार। तो आपको जब भी बीमारी कुछ भी हो, जैसे बात करते हैं कि मुझे घरेलू नुस्खे कुछ है तो ये लेने आ गया, हम लोग उसकी भी बात करने वाले हैं। तो उसको अगर आपको फॉलो करना है तो पहली बात है कि घरेलू नुस्खे आपको 2 या 3 दिन से ज़्यादा ट्राई नहीं करने। उसके बाद में कोई भी जैसे सर्दी खांसी जो भी हम लोग बीमारियाँ बात करने वाले हैं तो उसमें खुद मैं करके क्या देखूँ कि जो मुझे दवाई के हिसाब से यूज़ करना है, तो वहाँ पे आपको 2 या 3 दिन से ज़्यादा उसे दवाई के तरीके से नहीं लेना है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा अरे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। जैसे खांसी किसी को हो रही है तो एक दिन के लिए उसने जेठीमध की पाउडर थोड़ी सी है उसे चख लिया, या फिर जो शक्कर है उसे ले लिया, या फिर शहद ले लिया, तो उसको थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा सा उसको ठीक है। लेकिन 2-3 दिन हो गया कुछ कम नहीं हो रहा है, थोड़ा उल्टा बुखार बढ़ रहा है या फिर खांसी बढ़ रही है, तुरंत डॉक्टर के पास, जिसके ऊपर भी आपको विश्वास है ऐसे डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग दिनचर्या से लेके अगर शुरू करते हैं तो सिंपल सी ये चीज़ें अगर फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी को भी
बीमारी बड़ी होके उसके ऊपर नहीं आएगी। बराबर। फिर भी बीमारियां आती है। ओके। तो जैसे बीमारियां आती है तो उसके कारण तो अलग अलग है। एक तो पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, उसके साथ में हम लोग थोड़ा सा खुद को ज़्यादा स्ट्रेस आउट करते हो, बराबर। वर्किंग प्रेशर ज़्यादा है, टारगेट्स है, बराबर। हर एक को कुछ ना कुछ तो प्रेशर है, बराबर। बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक को बराबर। प्रेशर है। बराबर। तो ऐसे में उसको स्ट्रेस लेवल्स तो बढ़ने ही वाली है। बराबर। तो ये स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए थोड़ा सा योगा में से जो हम लोग प्राणायाम करते हैं कि जहाँ पे आपको सांस को रोक के रखना है, या तो अंदर या फिर बाहर। सांस को अंदर रोकोगे तो आपकी जो हम लोग कहते हैं कि किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता वो थोड़ी बढ़ती है, और दूसरा उसे बाहर रोक के रखते हो तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। और ये कैपेसिटी बढ़ती है बहुत चीज़ों को, जैसे कोई गुस्सा करता है तो गुस्सा करने के बाद सबसे पहले क्या होता है, अंदर से रिएक्शन आता है। अगर आप प्राणायाम करते हो तो आपकी रिएक्शन थोड़ी सी स्लो आ जाती है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा प्राणायाम भी जोड़ना है। और जैसे आप बीमारियों की बात जैसे हम लोग अभी करने वाले हैं, तो ये बीमारियां हम लोग एक एक करके सबके तरफ ध्यान देंगे। तो पहले सर्दी और खांसी और गला दर्द, ये तीनों एक ही बीमारी हो गए ना? नहीं, हर चीज़ को अलग अलग गिना गया है। सर्दी है उसे प्रतिशय कहते हैं। ओके। खांसी को कॉफ यानी कास बोलते हैं। ओके। और उसके साथ में जब बुखार जुड़ जाता है तो वो कोविड तक कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके। ठीक है। तो सर्दी खांसी अगर हम लोग देखते हैं, सर्दी यानी नाक या तो चोक हो जाती है, हाँ। या फिर बहती रहती है। अगर बहती है तो उसको रोकना है तो आप नाक में कुछ ड्रॉप डालो, कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी स्टीम लेते हो, थोड़ा से गरारे करते हो तो उससे वो जल्दी ठीक हो जाता है। ओके। अगर आपको ये चीज़ हो जाती है तो 2-3 दिन के लिए आप क्या क्या ले सकते हो। हम लोग यहाँ पे दवाइयों का तो जिक्र नहीं करेंगे, हम लोग तो अपने मसाला जो भी है घर में, बराबर है, तो वी कैन से किचन मेडिसिन, बराबर है, या किचन क्लिनिक। करेक्ट। तो वहाँ से आपने थोड़ा सा इलायची को उठा लिया, हाँ। थोड़ा सा अदरक को उठा लिया, ओके। थोड़ा सा उसके साथ में आपके घर में लौंग है तो उसको उठा लिया। ओके। ये सब चीज़ों को आपने थोड़ा सा भून लिया, और ओके। उसके बाद में उसे थोड़ा सा अपने शहद के साथ मिक्स करके अगर किसी को दे दिया तो उसकी खांसी ठीक होने के लिए आसान हो जाता है। ओके। और खांसी जैसे ठीक करनी है तो उसके साथ में नाक से बहने वाला पानी भी थोड़ा सा रुक जाता है। ओके। अभी खांसी बहुत हो रही है, हाँ। तो उस वक्त उसे सिर्फ 1 चम्मच तेल देने के बाद भी बहुत सी खांसियाँ दूर होती है, क्योंकि खांसी यानी कॉफ या कास, तो ये कास ज़्यादातर लोगों को वातज कास जिसे बोलते हैं वो होता है, और उसमें थोड़ा सा तेल पीने की वजह से वो रुक जाता है। कौन सा तेल पीना चाहिए? घर में जो भी आप यूज़ करते हो वो तेल यूज़ कर सकते कोई भी, कोकोनट या सरसों का, कोई भी जो आप घर में खाने के लिए यूज़ करते हो वो तेल पीना चाहिए। 1 चम्मच तेल पीना चाहिए। ओके। ठीक है। उससे क्या होता है कि वो बीमारी ठीक होती है। किसी को इसके साथ में सर्दी खांसी के साथ में किसी को हम लोग श्वास बोलते हैं, यानी ब्रीथलेसनेस, बच्चों में बहुत जगह पे पाया जाता है कि रात को सोता है तो वो सो ही नहीं पाता। बराबर है। तो ऐसे में उसे स्टीम जो है, जो रेगुलर आप किसी भी घर में कुकर है उसकी सीटी निकाल दी, वहाँ पे रबर की ट्यूब लगा दी और स्टीम उसको शुरू किया, पॉजिटिव प्रेशर स्टीम इनहेलेशन। तो उससे क्या होता है कि उसको वो सांस अंदर तक उसके साथ में ये स्टीम खींच लेता है, और वहाँ पे जितना भी या तो शायद बीमारी फैलाने वाले जीवाणु हो उनको भी उसमें नष्ट करता है, और फिर एक सिलियरी मूवमेंट से पूरा कफ अंदर से जो है ऐसा बाहर आके वो, या तो छोटा बच्चा है तो उसके बाद में उल्टी भी कर देगा, बड़ों को भी उसके बाद में अगर कफ सब छाती में जम गया है तो उसे निकालने के बाद वो रुक सकता है। वो जो स्टीम करते हैं आपने बोला, उसके अंदर कुछ डालना चाहिए क्या, विक्स वगैरह ऐसा कुछ? जनरली स्टीम जब भी करनी है तो या तो आप सिर्फ पानी से भी केवल कर सकते हैं, या उसके साथ में आपको अगर है तो थोड़ा सा अजवाइन है या फिर दालचीनी है, ये चीज़ें भी आप उसके साथ में मिला सकते हो, या फिर यूकेलिप्टस ऑयल है, ये सब चीज़ें भी आप उसके साथ में यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पानी की भी अच्छी तरीके से स्टीम अगर आप लेते हो तो काम वही हो जाता है। ओके। अभी आता है पेट दर्द पे। पेट दर्द हुआ तो क्या करना चाहिए? जनरली हम लोग जैसे देखते हैं कि पेट दर्द क्यों होता है, या तो खाना आपको हजम ठीक से नहीं हो गया है, बराबर, या फिर पेट इतनी बड़ी संस्था है वहाँ पे, एक जगह पे उसे बोला गया है कि इसमें इतनी चीज़ें हैं जिसको अगर आप स्टडी करने जाओगे तो 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन हम लोग रेगुलरली जब देखते हैं तो खाने पीने के साथ में ही इसमें से 90% चीज़ें जुड़ी हुई रहती है। तो जैसे भी खाना आपने खा लिया वो ठीक से हजम नहीं हुआ,
या तो उल्टी हो जाएगी या फिर आपका दस्त होके वो सब निकल जाएगा, बराबर, या फिर वहाँ पे अंदर अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो वहाँ पे या तो छाले हो जाते हैं जिसे अल्सर कहा जाता है, या फिर वहाँ पे सूजन होती है। तो कैसे, तो जब भी आप कुछ लेते हो तो वहाँ पे दर्द चालू हो जाता है। तो ऐसे में आपको उसे ठीक करने के लिए, या तो कुछ लोग उसके लिए कहते हैं कि थोड़ा सा ठंडा शरबत कुछ है तो वो उसे दे दो, जैसे कोकम का शरबत है या फिर गुलाब जल है, तो ये सब चीज़ें दे के आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर उससे काम हो रहा है तो उसका मतलब है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ में ही है। कभी कभी इसके साथ में और भी बीमारियां हैं, जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो एक कॉमन चीज़ है कि किडनी स्टोन्स है, या फिर उसके पथरी जिसे कहते हैं, या फिर गॉल स्टोन्स है, ये भी हो सकता है कि जहाँ पे दर्द होता है, या फिर किसी को छोटे बच्चों में अपेंडिक्स की तकलीफ हो सकती है। ये सब चीज़ें भी पेट दर्द के साथ में ही जुड़ी हुई रहती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो खाने पीने के साथ में जुड़ी रहती है, लेकिन ये भी कुछ बीमारियां हैं कि जो पेट दर्द के साथ में जुड़ी हुई रहती है, और उस वक्त आपको तुरंत उसे ठीक करने के लिए या तो आप सेक कर लीजिए कि जिससे थोड़ा सा उसे आराम आ जाए। पेट में लेना है तो आप अजवाइन से लेके थोड़ा सा हींग है या चीज़ें भी आप लेते हो तो उससे काम जल्दी होता है। बराबर। इसके बाद हुआ एक बॉडी पेन और स्ट्रेस से रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं? बॉडी एक जो है वो जनरली किसी भी बड़ी बीमारी यानी बुखार या दूसरा कुछ है तो उसकी एक, हम लोग कह सकते हैं कि उसकी एक संकेत है, वो होने के पहले वाले संकेत है। तो उसके बाद में सबसे पहले ये करना है कि आपको ऑटोफेजी यानी शरीर ही खुद को ठीक करने के लिए उसे अवसर देना है। तो आपको खाना जो है उसे पहले रोकना है, सॉलिड फूड पहले बंद कर दीजिए। उसके साथ में उसे अगर भूख लगती है या दूसरा कुछ है तो उससे सिर्फ लिक्विड सूप्स जैसे अगर आप कुछ देते हो तो वो दे सकते हो, फलों के रस दे सकते हो। और शरीर की बीमारी जैसे शरीर में अकड़न जकड़न, उसके साथ में शरीर में दर्द हो रहा है, और ये दर्द दो तरीके के होते हैं। एक है कि ये बुखार या दूसरी किसी चीज़ के पहले वाला, बराबर, कि जिसमें पूरे शरीर में ही एक तरीके से दर्द हो रहा है। तो ये खाना पीना अगर आपने कम कर दिया, उसके साथ में थोड़ा सा जाड़ा वाला कंबल लेके आप सो गए तो उससे पसीना छूट गया तो उसके बाद में वो ठीक हो जाता है। उसकी जगह पे अगर दूसरी बीमारी जैसे कोई जॉइंट पेन की बीमारी है तो उसमें पूरे शरीर में दर्द बहुत कम होता है, उसमें सिर्फ उस जॉइंट के साथ में ही दर्द रहता है। तो उसकी वात की बीमारी के हिसाब से वहाँ पे आप लोग ट्रीटमेंट कर सकते हो। ओके। और जैसे तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बराबर है। अभी एक और समझ लेते हैं कि वेलनेस के लिए जो आपने कहा कि डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए साल में कितनी बार जा सकते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, और अंदाज़न क्या खर्चा आता है डिटॉक्सिफिकेशन का, और वो करना किस एज ग्रुप ने चाहिए? असल में जैसे देखा जाता है कि जितने आप किसी भी व्हीकल का भी देख लीजिए, अगर कोई वाहन है कि जो रेसिंग कार है समझो, तो वो एक दिन में 200-250 किलोमीटर तक भी चल सकती है अगर किसी की स्पोर्ट्स कार है। तो अगर कोई ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में ही है तो उसकी कार तो और भी चलेगी। बराबर। या फिर कोई है कि जो इतना चलता नहीं है, सवेरे काम पे निकल गया वापस आ गया तो 15-20 किलोमीटर, और किसी की कार तो इतनी भी नहीं चलती है। तो वैसे ही शरीर को आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो उतनी ज़्यादा आपको ये डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके शरीर के ऊपर खाना पीना एकदम गलत है, टाइम कुछ भी भरोसा नहीं है, कब आते हो घर पे कब खाते हो कुछ भी भरोसा नहीं है, और कभी जागते हो कभी दिन में सोते हो, तो जिसको ये शरीर इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, वी आर कॉलिंग बॉडी एज अ मशीन। करेक्ट। तो उसे अगर आपने बराबर से इस्तेमाल नहीं किया तो डिटॉक्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जो अपने तरीके से रहते हैं, ठीक से उठते हैं, ठीक से सोते हैं, खाना पीना भी जिनका ठीक है, उनको साल में सिर्फ 2 या 3 बार भी अगर क्लीनिंग कर दिया तो काम हो जाता है। लेकिन अगर किसी को ऐसी आदत है कि जिसमें शरीर की तरफ ध्यान देने के लिए समय ही नहीं है, तो उसे किसी भी पंचकर्म सेंटर में जाके हर 15 दिन में या महीने में एक आध मसाज है, या फिर उसके साथ में बस्ती दिया जाता है, उसके साथ में स्नेहपान, डिटॉक्स अगर कहते हैं तो सेल्स तक पहुंचता है, तो स्नेहपान यानी दवाइयों का घी या तेल, उसके साथ में कुछ और दवाइयाँ भी रहती है, उससे आप
3 से लेके 6 दिन तक लेके उसके बाद में या तो आप उसे वमन कराओ या फिर विरेचन यानी शरीर से ये सब दोषों को निकाल दो। और उसके बाद में थोड़ा सा उसे कहते हैं पथ्य पालन कि एक है जो परिहार काल होता है बस्ती के बाद में और जो पंचकर्म करते हैं उसके बाद में आता है उसे संसर्जन कहते हैं। तो वो अगर करते हो तो शरीर से बीमारियां निकल जाती है और बार बार बीमार गिरना और उसके लिए दवाइयाँ लेना ये सब चीज़ें, और ये सब आज ऐसे हो गया है कि बम्बई में किसी के पास टाइम ही नहीं है। बराबर। और बम्बई क्या हर मेट्रो में यही हाल है। करेक्ट है। तो उनको डॉक्टर के साथ अगर आप बात करोगे तो फ्लेक्सी प्लान्स भी रहते हैं। फ्लेक्सी प्लान यानी आपके दिनचर्या के हिसाब से आपको वो प्लान्स आपको तैयार करके देते हैं कि जिससे आपकी डिटॉक्स की जो भी प्रोसीजर है साल में 1 बार करनी है, 2 बार करनी है, 10 बार करनी है, वो आपको बता देंगे। और उसका खर्चा अगर जैसे हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं तो आज ये अच्छी एक बात हो गई है कि आज बहुत से इंश्योरेंस कंपनीज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स को इंश्योरेंस भी देने लगी है। बराबर। तो इसका अगर ज़्यादा खर्चा 50-60 हज़ार के ऊपर भी खर्चा अगर आ गया तो आपको इंश्योरेंस के थ्रू मिल सकता है। छोटा मोटा खर्चा जो है कि जहाँ पे आप अगर उसे कहते हैं कि मेरा बजट सिर्फ इतना ही है, समझो 10,000, 15,000, 20,000, तो उसमें भी आपकी ये ट्रीटमेंट्स हो सकती है। तो डॉक्टर कुछ चीज़ों आपको घर के खाने के साथ में मिला के या ऐसे आपको बता देंगे कि जो आप खुद कर सकते हो। तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसका कॉस्टिंग या बजट निकालना है तो 10 से 15 हज़ार से लेके इसका बजट 50-60 हज़ार तक हो सकता है। जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी आपकी शरीर की ज़रूरत है, उस हिसाब से उसे आप डॉक्टर के पास जाके अपने तरीके से कस्टमाइज़ करके। आदमी औरत के लिए सेम है, मतलब ये दोनों के लिए डिटॉक्स काम करता है। डिटॉक्स जो है वो ह्यूमन बींग्स का मतलब है कि जेंडर कुछ भी हो, सबके लिए काम की चीज़ है। एज जनरली बच्चों में 12 से 15 साल के पहले इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो 12-15 साल के बाद में 80 साल तक इसकी ज़रूरत जो भी है। एवरेज एज हमने आज एक्सपेक्टेंसी पकड़ी है लाइफ की 80 साल। बराबर। तो 80 साल तक जिसको भी ज़रूरत है उसको ये डिटॉक्स आप लोग कर सकते हो और इसे जितना करोगे उतना आपका शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा। बीमारियाँ जैसे आज बड़ी बड़ी बीमारियों का हर जगह पे हमला हो रहा है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को वहाँ पे कैंसर की बीमारी है, किसी को किडनी फेलियर हो रहा है, किसी को लीवर की तकलीफ़ चल रही है, कहीं पे किसी के जॉइंट्स को रिप्लेस करना पड़ रहा है, किसी की मेमोरी चली जा रही है, अल्जाइमर जैसी चीज़ें हो रही है, फिर पार्किंसन। ये सब बीमारियों से अगर बचना है तो डिटॉक्स अगर हम लोग करते हैं तो जनरली ये प्रॉब्लम्स इतनी आपको तकलीफ़ नहीं देते हैं। थैंक यू डॉक्टर कुलकर्णी जी, आपने हमें आयुर्वेद के बारे में इतना एनलाइटन किया। पहली बार ही मुझे तो मालूम पड़ा कि इसमें सर्जरी भी होती है और उसके साथ वेलनेस से लेके क्योर, वो भी छोटे छोटे बीमारियों से लेके क्रॉनिक बीमारियां तक ठीक हो सकती हैं। तो इसके बाद ज़रूर ये पॉडकास्ट के बाद लोग आयुर्वेद को भी पहला प्रेफरेंस मानेंगे, एलोपैथी के पहले भी मानेंगे और आयुर्वेद डॉक्टर्स के पास पहले आएंगे रादर दैन गोइंग टू एलोपैथिक डॉक्टर, आई फील। और हमारे देश की जो पुरानी जो साइंस की खोज है उसको वापस मेरे ख्याल से वो सुनहरा पल वापस आएगा। Thank you for your valuable time. Thanks.